हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी और आप सब खैरियत से सेहत से ठीक होंगे। आज हम अपनी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करना चाहते हैं। आज हम 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीरीज़ ए, क्वेश्चन नंबर 22। कॉल एच.एस. ओलकॉट वाज एसोसिएटेड विद, इसकी चॉइसेस हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, ब्रह्मो समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जब मॉडर्न इंडिया हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम हुआ है, तो मैंने इसके एसोसिएटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उनको अटैच किया है, ताकि जब आप तैयार करेंगे यहाँ से तो रिवाइज़ करने के टाइम पे आपको आसानी हो जाएगी। और यही तरीका रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का। बेसिकली यही पर्पस होता है कि हम देखें कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो रहे हैं और हमें उनको नेक्स्ट आगे जो फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम होंगे उनके ओरिएंटेड तैयारी किस तरह करनी है। इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस और रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो बेसिकली मैडम ब्लावत्स्की और एच.एस. ओलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और ये बिलीव करते थे, इंडियन एंशिएंट जो फिलॉसफी और कल्चर था उसमें ये यकीन रखते थे। याद रखिए, ये न्यूयॉर्क में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और फिर वहाँ से ये शिफ्ट करके चेन्नई अदियार में आ गए थे और यहाँ पे इन्होंने अपना काम शुरू किया। फिर यहाँ पे एनी बेसेंट जो बहुत ही फेमस लेडी थी, आयरिश लेडी थी बेसिकली ये, उनने बाद में इसको ज्वाइन किया और ये बहुत ही इसका चर्चा हुआ और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम बहुत आगे बढ़ा इनकी ज्वाइन करने के बाद। होम रूल लीग के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। हम जो अभी रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे इसमें कुछ पॉलिटिकल होंगी, कुछ रिलीजियस होंगी, कुछ स्पेसिफिकली सोशल पर्पस के लिए होंगी। तो होम रूल जो थी वो बेसिकली एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जिसमें लो मोमेंटम जब कांग्रेस को आ गया था, जबकि उनके लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे और बहुत ही लो वो काम बहुत कम कर रहे थे उस टाइम पे। होम रूल, तिलक भी उस वक्त जेल से वापस आ चुके थे, तो उनने होम रूल स्टार्ट किया था इंडिया में मूवमेंट। उनने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिरार में उनने ये काम अपना शुरू किया था। लेकिन मुंबई में ये काम नहीं था। मुंबई में जो काम कर रहे थे होम रूल का वो एनी बेसेंट कर रही थी और इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में भी एनी बेसेंट ही लीड कर रहे थे होम रूल को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इसी के रिलेटेड, ब्रह्मो समाज का, कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। इन्होंने और भी कुछ सभाएं की स्थापना की थी। आतिम्य सभा 1814 में, ब्रह्मो सभा 1828 में, ब्रह्मो समाज 1830 में। तो ये बेसिकली इनका पर्पस ये था कि हम सोसाइटी में से जो सोशल इवल्स हैं, जो इलिटरेसी है उसको दूर करें, रिलीजियस हार्मनी जो है उसको क्रिएट करें, आपस में ब्रदरहुड कायम करें। और इन्होंने मोनोथिज्म पे बहुत काम किया है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। और इन्होंने ये प्रूव किया है कि जो एंशिएंट हिंदूज बहुत स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी मोनोथिज्म के बारे में तालीम मिलती है, उन टीचिंग्स हैं। जैसे कि उपनिषद की उनने बहुत सारी टीचिंग्स दिखाई दुनिया को कि यहाँ पे भी मोनोथिज्म की तालीम मिलती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे इनने काम किया। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज जो है ये फाउंडर थे इनके स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्हें मुंबई में इसकी स्थापना की और इनका ये बेसिकली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। ये कहते थे जिस तरह वेदा का जो ओरिजिनल टाइम था उसको हमने उसी तरीके से इस टाइम पे भी इम्प्लीमेंट करना है। फिर प्रार्थना समाज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये आत्माराम पांडुरंग जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की और ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत इसने काम किया, रेजिस्टेंट किया कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इक्वालिटी पे काम किया इन्होंने, वुमेन इक्वालिटी पे, चाइल्ड वेलफेयर पे काम किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह से रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंदा, यंग बंगाल मूवमेंट, डेरोजियो ने ये स्टार्ट किया था। ये सब आपको यहाँ से याद करने होंगे। सत्यशोधक समाज, एसएनडीपी केरला, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बर्थ त्रिमंडल, राधा स्वामी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। आपको इनका ये पता रहना चाहिए कि ये किसने, इसके फाउंडर कौन थे और इनका काम किस स्फेयर में था, ताकि आप क्वेश्चन वहाँ पे सही से अटैम्प्ट कर सकें और इनका आपको इस्टेब्लिशमेंट की डेट्स भी पता हो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ। विडो रीमैरिज यानी पहले हमारी सोसाइटी में विडोज़ को अलाउ नहीं था कि वो दूसरी शादी कर सकें। तो कौन से गवर्नर जनरल थे कि जिनके टाइम पे विडो रीमैरिज जो है वो पॉसिबल हो पाया उस एक्ट को पास करना। तो हम इन गवर्नर जनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में
ब्रिटिश रूल रहा है, उसकी क्या क्या क्रोनोलॉजी है, उसमें किस किस ने क्या काम किया है। बहरहाल वुमेन के रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपको याद होने चाहिए। सती हमने कल भी पढ़ा था कि जो राजा राम मोहन राय थे उनने इसमें बहुत काम किया था, सती को अबॉलिश करने के लिए और रेगुलेशन पास कराने के लिए। तो विलियम बेंटिक ने जो है वो सती के लिए अबॉलिशन का रेगुलेशन लाया था, और विडो रीमैरिज का जो एक्ट लाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। गवर्नर जनरल जो रह चुके हैं इंडिया के, उनके बारे में जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपको छूटे ना। वैरन हेस्टिंग्स ने जो इंडिया के बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ड्यूल सिस्टम जो था बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको अबॉलिश किया था। ड्यूल सिस्टम क्या था? बंगाल में जब अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा किया तो शुरू में वहाँ पे उन्होंने दीवानी राइट्स हासिल जब किए तो रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे, लेकिन बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और दूसरे तीसरे एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे वो लोकल नवाब्स के ज़रिए से करवाते थे। तो ये एक तरह का ड्यूल रेगुलेशन था कि ब्रिटिशर्स भी कंट्रोल कर रहे होते थे और नवाब भी कंट्रोल कर रहे होते थे। इसको वैरन हेस्टिंग ने अबॉलिश किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनने परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में है, ये टैक्सेशन सिस्टम था, इन्होंने लाया था, ये इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन आता है बाज़ दफ़ा कि परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहते हैं। फिर जॉन शोर इसके बाद हैं, फिर लॉर्ड वेलिस्ले। लॉर्ड वेलिस्ले के बारे में याद रहे कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो इन्होंने इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इस अलायंस के तहत जो भी स्टेट इंडिया की अलाई करती थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनको इस चीज़ को निश्चित करना होता था कि हमें ब्रिटिशर्स का परमिशन के बगैर बाहर के किसी भी जो फॉरेनर्स थे यहाँ पे, उनसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना है, और इनकी परमिशन लेनी होती थी। और वहाँ पे इनके कोर्ट में ब्रिटिशर्स इनको अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे और इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं थे करते, सिक्योरिटी इनकी प्रोवाइड करते थे। इस वजह से आस्ता आस्ता जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी वो आस्ता आस्ता वीक पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गई अपनी सिक्योरिटी के लिए अंग्रेज़ों पे। फिर नेक्स्ट हैं सर जॉर्ज बार्लो, फिर लॉर्ड मिंटो वन, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, जिनने रोहितवारी सिस्टम लाया था मद्रास में। ये भी एक टैक्सेशन सिस्टम है। जब आप टैक्सेशन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा कि परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सिस्टम क्या थे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड बेनेडिक्ट थे। 1828 से 1835 तक इनका टाइम पीरियड था, और ये इनको सबसे ज़्यादा लिबरल और इनलाइटेंड माना जाता है। इन्हीं के टाइम पे सती अबॉलिश हुई थी, जिस पे बहुत सारा काम राजा राम मोहन राय ने किया था। वो इनके टाइम पे जाके इन्होंने रेगुलेशन पास की थी और इंडिया में सती अबॉलिश हो गई थी। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। फिर सर चार्ल्स मेटकाफ हैं। इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। इनने प्रेस से बहुत सारे प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन हटाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताना चाहता हूँ। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स, जो हमने कल भी टाइटल डिस्कस किए थे अपनी वीडियो में, वो टाइटल्स इन्होंने अबॉलिश कर दिए थे। और इनने विडो रीमैरिज, जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, वो यहाँ पे आके हल होता है कि विडो रीमैरिज किसके टाइम पे हुआ था? वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। वुड्स डिस्पैच इनके टाइम पे हुआ, एजुकेशन के रिलेटेड ये एक डिस्पैच था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जिस भी प्रिंसली स्टेट का या इंडियन स्टेट का जहाँ पे मेल हायर नहीं था, यानी उनका संतान में जिनके मेल नहीं था, बच्चा चाइल्ड जो नहीं था, उसको ये अंग्रेज़ हथिया लेते थे, ऑक्युपाई कर लेते थे। इसी के तहत जो झांसी की रानी थी उसने विद्रोह किया था 1857 में, और बहुत सारी जगहों में इसकी वजह से बहुत क्यास क्रिएट हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में भी ओपन किया था। इनके टाइम पे रेलवेज, पोस्ट और टेलीग्राफी इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। फिर वाइसरायज ऑफ इंडिया। सबसे पहला वाइसराय इंडिया का लॉर्ड कैनिंग थे। ये फर्स्ट वाइसराय थे। इनके टाइम पे इंडियन पिनल कोड पास हुआ। इनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का है, बहुत फेमस एक्ट है ये पास हुआ। और जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी 1857 की, वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और इनने उस क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था,
उसको ख़त्म किया था और जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी ये डायरेक्ट निगरानी में इंडिया आ गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मायो, जिनके टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था। जो सेंसस की एक्सरसाइज हर 10 साल में आज होती है, ये सबसे पहली बार जब हुआ था। ये पूरा एक कंप्लीट सेंसस नहीं था, बहरहाल एक सेंसस की शुरुआत यहाँ से हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872 में। और ये सिर्फ ओनली वायसराय जो कि मर्डर हुआ था जिनका, ये वो सिर्फ एक वायसराय है जिसका मर्डर हुआ था, ये भी याद रखने की बात है। लॉर्ड लिटन, ग्रैंड दरबार जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था वो इनके टाइम पे हुआ था 1877 में। कैसरे हिंद का खिताब हमने कल पढ़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी हमने कल पढ़ा था, इन्हीं के टाइम पे ये सब पास हुए थे। और फिर लॉर्ड रिपन हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इनको। ही रिपील वर्नाकुलर एक्ट, जो वर्नाकुलर एक्ट लिटन ने पास किया था उसको इन्हें रिपील कर दिया था। और ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इनके टाइम पे हुआ था 1881 में। देखिए 111 सब में लग रहा है, 1881, 1891 में आएगा, फिर 1901, इस तरह करते करते अभी जो सेंसस लास्ट टाइम हुआ था 2011 में हुआ था, और अभी का सेंसस अंडर प्रोग्रेस है। लॉर्ड डफरिन के बारे में हम जानते हैं कि इनके टाइम पे कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कांग्रेस जो जिसने आगे नेशनल मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था, वो इन्हीं के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो जिनको याद रखना है, जिनके रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो लॉर्ड कर्जन हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, एक बहुत ही बड़ा दुखित बात हुई जिससे कि पूरे देश में बहुत ही गम का माहौल हो गया। और ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर देंगे और फिर इन पे हम हुकूमत आसानी से करेंगे। उनने इसका पार्टीशन के पीछे रीज़न ये बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन उनका बेसिक पर्पस था कि वो चाहते थे कि हम इनको हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करके हम इन पे अच्छे से हमको कंट्रोल कर सकेंगे। पार्टीशन इनके टाइम पे हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम पे हुई। पूसा इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड था वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। फिर लॉर्ड मिंटो टू, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हुए थे वो लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे हुए थे। इसी तरह से लॉर्ड हार्डिंज, इनके टाइम पे जो पार्टीशन थी उसको एनल कर दिया गया था, क्योंकि पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया, कैओस हो गया कंट्री में, तो इनको पार्टीशन को वापस लेना पड़ा। और इस बंदे ने, इस लॉर्ड ने उस टाइम पे ट्रांसफ़र की कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। जो दिल्ली में अभी हमारी कैपिटल है वो बेसिकली इस टाइम पे शिफ्ट हुई थी। इनके टाइम पे भी दिल्ली में दरबार हुआ था और कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज 5th को सेलिब्रेट किया गया था। दिल्ली दरबार हमने पढ़ा अभी रिसेंटली ऊपर, अभी जस्ट ऊपर, कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे भी दिल्ली दरबार हुआ था। ये भी याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे भी दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इस बंदे के टाइम पे जलियांवाला बाग का मैसेकर, जहाँ पे बहुत हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, उन पे गोलियाँ चलाई थी जनरल डायर ने, ये इसके टाइम पे हुआ था। और होम रूल जो मूवमेंट है वो इसी के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। लॉर्ड इरविन के बारे में याद रखें कि साइमन कमीशन जो था वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे इंडिया में आया। और लाहौर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने डिमांड रखी थी, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसके टाइम पे लॉन्च हुई, और डांडी मार्च भी हुआ। आपको ये इस तरह से याद रखना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अगर कुछ भी फ्रेम होता है क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। हाँ, और फर्दर आगे डिटेल्स आपको बताता हूँ मैं। लॉर्ड वेवल के बारे में बता देता हूँ, बाकी यहाँ से आप पढ़ रहे रीड कर लें। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, कैबिनेट मिशन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, इनके टाइम पे पार्टीशन हुई थी। रेड क्लिफ कमीशन जिसकी ने बाउंड्रीज डिसाइड की थी इंडिया और पाकिस्तान की, वो इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो कहता है कि कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज हम्पी, विजयवाड़ा, बदामी, चित्रादुर्गा। इनमें से कौन सी सिटी, कौन सा रीजन है जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी? इसकी एक्सप्लेनेशन है कि विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हैरी हरायन बुक्का। ये दो बंदे थे, इनने इसको एस्टैब्लिश किया था 1336 में। और 4 डायनेस्टीज़ ने जो विजयनगर एम्पायर है इसको रूल किया था, वो हैं संगमा, सालुवा, तालुवा, अराविदु, और इसकी कैपिटल हम्पी में थी। ये आपको इनकी फर्दर डिटेल्स देख लेनी है कि संगमा टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, सालुवा, तालुवा, अराविदु में क्या क्या खास आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस हुई और इनके इंपॉर्टेंट और फेमस रूलर्स और किंग्स कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद
इनमें से कौन सा किंग है जिसके साथ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है? इंस्क्रिप्शन बेसिकली होता है जब किसी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ लिख दी जाए, पेंट से नहीं बल्कि उसको कट करके, जैसे स्टोन है उसको कट करके वहाँ पे अगर कोई चीज़ लिखी जाए तो वो परमानेंटली सेव हो सकती है, कई कई साल, कई हज़ार साल, सदियों तक वो रहती है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इसको प्राशस्ती भी कहते हैं संस्कृत में। तो हम पढ़ रहे हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में। इसके साथ जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में वो आपको मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदामन ने इसको लिखा। इसमें डैम के कंस्ट्रक्शन की बात होती है, सुदर्शना लेक है जो, उसके बारे में बात हो रही है, और ये संस्कृत में था। इसको गिरनर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसकी डेट है 150 CE, कॉमन एरा जो है उस टाइम पे इसको लिखा गया था। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिसका ऊपर क्वेश्चन है हमें कि ये किसके टाइम पे हुआ है, तो इसका आंसर है इट इज़ रिटन इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो एक गुप्ता किंग था, उसके टाइम पे हैरी सिन्हा ने, जो उसका कोर्ट पोएट था, उसने लिखा इसको। आई होल पे जो इंस्क्रिप्शन है वो रवि कृति ने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पुलकासिन II के टाइम पे, जो एक चालुक्य किंग था। और ग्वालियर में महिरा भोजा जो है उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पे। ये आपको याद रखने इंस्क्रिप्शन इस तरह से, और जो आपको इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन अपनी बुक में मिलते हैं वो ऐड करते जाएं। इस तरह से आपके नोट्स बनते जाएंगे और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इब्ने बतूता ये जो ट्रैवलर था एक, अब ट्रैवलर्स के बारे में आपको मैं ब्रीफ सा एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स जो किस किस के टाइम पे आए उसके मैंने यहाँ पे डिटेल ऐड की है ताकि आप याद कर लें और आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकें। मेगास्थीन जो था ये चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आया था, ये ग्रीक ट्रैवलर था। इस तरह से दाइमाचुस कैम ड्यूरिंग बिंदुसारा के टाइम पे आया। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई कहीं गलती भी आ जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं करेक्ट। बहरहाल चाइनीज़ ट्रैवलर फा हाइन जो है ये आया था चंद्रगुप्ता II के टाइम पे। हुइनसेंग 7th सेंचुरी में आया हर्षवर्धना के टाइम पे। अरब अल बैरूनी महमूद गज़नी के साथ, महमूद गज़नी हमने कल पढ़ा था, ये इसने किताबुल हिंद लिखी थी इंडिया के बारे में। एक बहुत ही कंपाइल्ड डाटा है इसमें, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती हैं। ये किताबुल हिंद इसने बुक लिखी थी अल बैरूनी ने। मोरक्कन ट्रैवलर जो था इब्ने बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। हमने क्वेश्चन जो अभी ऊपर पूछा है कि इब्ने बतूता किसके टाइम पे आया है, तो ये तुगलक के टाइम पे आया है। यूरोपियन ट्रैवलर कौन कौन से थे? मार्को पालो इटालियन बंदा था, वो भी आया था यहाँ पे। ये सब ट्रैवलर वो थे जो इंडिया में आए थे एंशिएंट टाइम में। इनकी सेंचुरीज याद रखनी है, किस एम्पायर के टाइम पे आए थे वो याद रखना है आपने। निकोलो कॉन्टी जो है विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आया, और निकेटिन रशियन था, ये 1466 से 72 के दरमियान इंडिया में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंदा पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। स्वामी विवेकानंदा जो जिनके बारे में अपनी हमने ऊपर पढ़ा है कि रामाकृष्णा मिशन जो था उसको इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, और ये इनका मानना था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। तो इनने हमारे जो यहाँ की संस्कृति थी, परंपराएं थी, यहाँ के जो कल्चर था, इसको दुनिया में फैलाने के लिए बहुत काम किया। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो शिकागो में हुआ था 1893 में, उसमें इनने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही सराहा गया था, इसको पूरी दुनिया में सराहा गया था कि वाकई में इंडिया के कल्चर को जो उसके बाद से जो पहचान मिली है वो उससे पहले कम थी। पाणिनि इज़ ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो क्या था? मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, ग्रामेरियन था। यहाँ पे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो क्वेश्चंस पर्सनैलिटीज़ के रिलेटेड हैं उनमें आपको याद रखना है कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सा इंसान किस किंगडम के टाइम पे आया है। अगर वो किंग है तो वो कौन सी टाइम से बिलोंग करता है, गुप्ता का है, मौर्य का है, और इसके बाद कंट्रीब्यूशंस भी याद रखनी है। अब जैसे ये पाणिनि के बारे में क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको याद रहे। मैथमेटिशियंस जो थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाइम के, आर्यभट्ट था, वराह मिहिर था, भास्कर था। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उनमें आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्ता। एस्ट्रोनॉमर्स जो मैथमेटिशियन भी था ये दोनों, आर्यभट्ट और वराह मिहिर।
पाणिनि और दंडिन जो हैं ये ग्रामेरियंस थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत फेमस बुक है। द एंशिएंट टेक्स्ट विच कल्हना रिलाइड इन राइटिंग राजा तरंगनी। राजा तरंगनी हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री पर, जो कि कल्हना ने लिखी थी। ये पूछ रहा है कि उसमें जो टेक्स्ट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन कंपाइल की गई है वो कहाँ से इकट्ठी की गई है और किस चीज़ को रिलाई किया गया है। तो इसका कल्हना राजा तरंगनी जो लिखी गई थी, ये पुराण जो हैं उनकी वहाँ से ली गई थी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से रिलाई किया गया था और उसके बेसिस पे ये लिखा इसने। तो ये कश्मीर के ऊपर बेस्ड है। और ये नीलमत पुराना जो है, पुराण के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली राजा तरंगनी जो है ये नीलमत पुराना से, इससे बहुत सारा मवाद लिया गया था। पुराण जो है वो वेदा से इस तरह से डिफरेंट है कि जो वैदिक टीचिंग्स में सेक्रीफाइसेस वगैरह और मंत्रास वगैरह का बहुत जिक्र रहता है, लेकिन पुराण्स में वो एक कंसेप्ट देते हैं कि फास्टिंग, पिलग्रिमेज और डिप इन होली वाटर, ये चीज़ें, इनसे भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से इसने पुराण्स की जो टीचिंग्स थे, इसने रिलीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। इन भगवत पुराण बुद्धा इज़ कंसिडर्ड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये भी याद रखने की बात है कि इनकारनेशन ऑफ विष्णु में बुद्धिस्ट जो फाउंडर थे लॉर्ड बुद्धा, उनको इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना गया। हालांकि विष्णु जो गॉड हैं वो हिंदुइज्म के गॉड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवना प्रिया वाज द नेम यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर। एंशिएंट टाइम में संस्कृत नाम हुआ करते थे ज़्यादातर, तो उनकी अलग अलग टर्म्स थी, वो हमें याद होनी चाहिए, एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो यवना प्रिया जो है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ब्लैक पेपर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग इम्पोर्टेड बाय ग्रीक ट्रेडर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया से, आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स भी इसलिए आए थे कि यहाँ पे मसाले जो थे वो बहुत फेमस थे। एंशिएंट टाइम में जो सेंट्रल एशियन लोग थे उनको यवानाज कहा जाता था, और वो इंडिया के मसाले, खासतौर पे पिपर को बहुत पसंद करते थे, और वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पिपर जो है वो इंडिया से मंगवाते थे। इसलिए सो द पेपर इज़ नेम्ड एज यवाना प्रिया, यानी ये यवाना के लोग जो हैं वो इसको लाइक करते हैं। प्रिया मतलब किस चीज़ को अगर कोई लाइक कर रहा है, कोई प्यारा है, उसको प्रिया कहते हैं। यवना प्रिया यानी ये सेंट्रल एशियन जो पीपल थे उनका बहुत ही ये पसंदीदा चीज़ थी। कुछ एंशिएंट टर्मिनोलॉजीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आप वो भी अटेम्प्ट कर सकें। रोमन गोल्ड कॉइन्स जो हैं उसको ऑरियस कहा जाता था। आप केमिस्ट्री में भी देखेंगे गोल्ड को AU से डिनोट किया जाता है। रोमन सिल्वर जो थे उसको दिनारस कहते थे, सॉलिडस भी कहते थे। हिरण्या जो है वो गोल्ड को कहते थे वैदिक टाइम में। बार्ले को यावा कहते थे, गोधुमा वीट को कहते थे, व्रीही राइस को कहते थे, शुगर केन इक्शु कहते थे, सीता लैंड को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ काकटिया डायनेस्टी वाज। इनमें से कौन सी कैपिटल जो है, सिटी जो है वो काकटिया डायनेस्टी की कैपिटल थी? देख लें आप, काकटिया हमारे साउथ ईस्ट में पड़ता है ये काकटिया डायनेस्टी। इनकी जो कैपिटल थी, ये बेसिकली आज के टाइम पे जहाँ आंध्रा और तेलंगाना है उस रीजन में ये फॉल करता है। इनकी कैपिटल को ओरुगुलू या फिर वरंगल भी कहते हैं। तो ये 12th से 14th सेंचुरी के बीच में इन्हें साउथ में वहाँ पे रूल किया है। हु वॉज द ऑथर ऑफ पद्मावत? पद्मावत का ऑथर कौन था? अब बुक्स कल भी हमने देखा था, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए। ये आज फिर से क्वेश्चन है, 2018 के पेपर से हमने लिया है। तो ये बेसिकली इसका आंसर मलिक मोहम्मद जैसी है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए और ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, यहाँ बहुत सारी बुक्स और उनके ऑथर्स एंशिएंट टाइम के जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ऐड किए हैं। ये आप यहाँ से रीड करेंगे। कल्हना के राजा तरंगनी भी मैंशनड है यहाँ पे, फिर कालिदास की बुक्स हैं यहाँ पे मैंशनड, अमरकोश अमर सिम्हा की मैंशनड है, आर्यभट्टा की आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांता, मेगास्तीन की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी जिसका अभी ऊपर हमने जिक्र किया, ये ग्रामर पे बुक थी, पतंजलि की महाभाष्य, और इस तरह से और बुक्स मैंने ऐड की हैं। ये आप याद कर लें अपने नोट्स बना के। हम आपसे PDF भी शेयर करेंगे, वो भी आप उनका प्रिंट आउट या फिर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन। इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी? हमें पता है कि फोर्थ जो काउंसिल हुई थी वो कनिष्का के टाइम पे कश्मीर में हुई थी, कुंदलवान में। लेकिन इससे पहले की काउंसिल कहाँ हुई थी वो भी हमें पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये डाटा ऐड किया है। फर्स्ट काउंसिल जो है
ये 483 बीसी में हुई थी। इसका वेन्यू राजगृह था और इसका चेयरमैन महाकसप्पा था और अजात शत्रु जो था उस किंग की पैट्रॉन में ये हुई थी। इसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि इस टाइम पे सुत पिटका एंड विनय पिटका जो बुद्धिज़्म की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कंपाइल की गई थी। सेकंड काउंसिल वैशाली में हुई थी, चेयरमैन सबाकामी और कालासोका इसका पैट्रोनेज में था किंग। इसमें 2 डिविजन्स हो गई थी, थ्राविडन्स एंड महासंगिकाज में बुद्धिज़्म जो है वो डिवाइड हुआ था। थर्ड काउंसिल जो हुई वो पटालीपुत्रा में हुई थी और मोगालीपुत्रा तिस्सा जो है ये चेयरमैन थे इसके, अशोका की पैट्रोनेज में हुई थी ये, और इसमें अभिधम्मा पिताका जो है वो कंपाइल हुआ था। ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। चूँकि बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात हो रही है तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा कंपाइल हुआ था। अगर इस टेक्स्ट का आप नाम याद करेंगे तो वहाँ एमसीक्यू ये भी फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो बुद्धिज़्म के रिलेटेड हैं, तो आप वो भी इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्थ काउंसिल कुंदलवाहन कश्मीर, जिसका अभी हमने पढ़ा, कनिष्का के टाइम पे हुई थी। इसमें चेयरमैन वासुमित्रा था और इसमें बुद्धिज़्म 2 हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान में। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात किया तो हमें जैन काउंसिल से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई वो पटालीपुत्रा में हुई थी और इसका चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो पैट्रॉन थे, और इसका याद रखना है कि अंगाज और पूर्वाज की कंपाइलेशन हुई थी और इनके चेयरमैन स्थला बहादुरा थे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड काउंसिल है वो वलाबी में हुई थी और इनके चेयरमैन याद रखने हैं और इनकी पैट्रोनेज, और नेक्स्ट इनका इसमें कंपाइलेशन अंगाज और उपा अंगाज का जो कंपाइलेशन है वो भी आपने डिटेल याद रखनी है। यहाँ से मैंने साथ इसलिए अटैच किए हैं। क्वेश्चन के अलावा भी चीज़ें इसलिए अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ों की गाइडेंस मिल जाए कि एमसीक्यूज़ कहाँ से किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट रामायण इन तमिल। रामायण बहुत ही सेक्रेड टेक्स्ट है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इसको अलग अलग ज़बानों में, चूँकि हमारे इंडियन में लैंग्विस्टिक भी डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं लोग, तो हर भाषा बोलने वाले ने इसको कोशिश किया कि अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया जाए। इसकी पूछा है कि तमिल में किसने ट्रांसलेट किया था, तो मैंने कोशिश की है कि रामायण की जो मेन लैंग्वेजेस में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रांसलेशंस हुई हैं उनको कंपाइल करके एक जगह में इकट्ठा किया है। तमिल में कंबन ने किया है तो इसका आंसर बी बनता है। कन्नड़ में नागा चंद्रा ने किया है, बंगाली में कृतिबास ने किया है, ओडिया में बाल रामदास ने किया है, मराठी में एकानाथ ने किया है। इस तरह से आप बाकी भी यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल मोहतसिब वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ। जैसे अभी हमने ऊपर पूछा, एक टर्म पूछी हुई थी यवना प्रिया के बारे में, इस तरह ये जो मेडिवल टाइम है इसमें बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स और बहुत सारे अरबिक के वर्ड्स यूज़ होते थे। तो मोहतसिब पूछा गया है कि ये किस चीज़ का ऑफिसर हुआ करता था, तो इसका आंसर है मोहतसिब वाज ऑफिसर फॉर मेंटेनिंग पब्लिक मॉरल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स रहा करते थे, उनके बारे में आप डिटेल अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। और ये एरियाज़ हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 वाज साइन बिटवीन। दिल्ली एग्रीमेंट जो 1952 में हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जब जम्मू कश्मीर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो गई और इसके मेन डिसीजंस अराइव हो गए, उस पर पहुँच गए, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट्स ये दोनों मिले आपस में ताकि इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एग्री किए 1952 में, और ये एग्रीमेंट जो कहते हैं इसको आज ये फेमस है दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का कि द लास्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्न द प्रिंसिपैलिटी ऑफ राजौरी। राजौरी को किसने गवर्न किया, लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था यहाँ का, तो इसका आंसर है राजा रहीमुल्ला। तो थैंक यू, आपको इसका PDF बहुत जल्द मिल जाएगा, इसका लिंक। आप यहाँ से हमारे साथ बने रहिए, हम अभी और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और हमें बताइए हम किस चीज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू सो मच।